Hello, my dear students. I am Namita Pant and I am lecturer English in Government Polytechnic Dehradun. As you all know that for the past many days we have been discussing the syllabus of English and Communication Skills semester 1 for Uttarakhand Polytechnic students. And in that we have already done the literature section. Now we have arrived to a point where we have to discuss something from grammar. And the first topic that has been given in your syllabus is the parts of speech. And of course, in parts of speech, the first thing that we have to do is noun. Though I know that you all understand what a noun is and what are the different types of nouns, but I think it is necessary for us to discuss nouns a bit here because it will be more elaborate. It's very clear for you all that when you were in class 3 or 4 or 5 or 6, then the definition of noun that you had read was quite simple, and the ways in which we tried to understand noun was quite easy. Now it's a bit detailed here, and so we'll have to do it again to understand it in a much better way. Let's continue with this topic, noun. We'll be discussing here what is a noun, the types of nouns, and certain exercises based on nouns. Okay, so let's begin now. The first thing that comes in mind whenever we deal with the topic is what is it? वो है क्या? उसको हमें समझना पड़ता है. So what is a noun? A noun is a word that names something such as a person, place, thing, or idea. This was the definition that you had been reading throughout your whole school system. जब से आप स्कूल में गए हैं तब से पढ़ रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं. एक चीज हमें थोड़ी सी बाद में बताई गई थी कि आइडिया को भी नाउन ही कहते हैं. जो अगर कोई आइडिया का नाम दे दिया जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नाउन. ठीक है. In a sentence, nouns can play the role of subject, direct object, indirect object, subject complement, object complement, appositive और adjective. जो अभी आपको ये सेंटेंस यहाँ पे दिखा, कुछ बच्चों के लिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. जैसे जैसे हम इसे करेंगे आगे आगे आप लोगों की समझ आता रहेगा. नाउन्स जो है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकते हैं, या फिर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, पॉजिटिव की तरह यूज किया जा सकता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जा सकता है. ठीक है. ये सब क्या है, ये आगे की स्लाइड्स में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. अभी बहुत ज्यादा डिटेल में अगर मैं बोलूंगी तो फिर वो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए जैसे जैसे वो आता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको समझाती रहूंगी. ठीक है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सी द टाइप्स ऑफ नाउन. Nouns form a large proportion of English vocabulary. हमारी vocabulary, English vocabulary, sorry, not हमारी, English vocabulary में ज्यादातर जो words हैं वो उसका एक मतलब ज्यादा जो proportion है वो nouns का ही है. And they come in a wide variety of types. बहुत सारे type होते हैं इसके. Nouns can name a person. किसी person का नाम हो सकता है. एल्बर्ट आइंस्टीन, प्रेसिडेंट, मदर, गर्ल, ये सब नेम है. इसमें जो एल्बर्ट आइंस्टीन है वो अलग किस्म का दिख रहा होगा आपको, और ये जो बाकी तीन है ये अलग किस्म के नजर आ रहे होंगे. ये आगे की स्लाइड्स में आपको दिख जाएगा. ठीक है. Nouns can also name a place. Mount Vesuvius, Disneyland, my bedroom, है ना. Nouns can also name things. ये थिंग्स के भी नाम हो सकते हैं. ऑल्दो समटाइम्स दे माइट बी इनटेंजिबल थिंग्स, मतलब जो हम बहुत आसानी से समझ नहीं पाते हैं वो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं. सच एज कॉन्सेप्ट्स, एक्टिविटीज और प्रोसेसेस. कुछ प्रक्रिया हो, है ना, या फिर कोई कॉन्सेप्ट हो या फिर एक्टिविटीज हो, इनको हम नाउन का नाम दे सकते हैं. सम माइट इवन बी हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी. इसमें से कुछ कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो इमेजिनरी हो, मतलब वो सचमुच में एग्जिस्ट ना करती हूँ. ठीक है. शू, ये तो हमको समझ आ रहा है, दिखता है शू, है ना. पाइप, फ्रीडम, बास्केटबॉल. अब आप देखो इनमें से ये जो दो चीजें हैं ये तो बिल्कुल अलग नजर आ रही है, ये थोड़ी सी अलग है और ये थोड़ी सी अलग है. कैसे कि ये दोनों तो चीजों के नाम हैं, थिंग्स के नाम है ना. और ये जो है एक आइडिया का नाम है, ये कॉन्सेप्ट का नाम है. ठीक है. फ्रीडम, फ्रीडम इन दोनों से बिल्कुल अलग है. ठीक. अभी कैसे है अलग वो भी आगे आ जाएगा. बास्केटबॉल जो है वो एक एक्टिविटी है, मतलब वो वैसे तो बास्केटबॉल में जो बॉल, जिस बॉल से हम खेलते हैं उसे भी बास्केटबॉल ही बोलते हैं, लेकिन जो बास्केटबॉल गेम है वो एक एक्टिविटी है, तो इसलिए ये थोड़ा सा अलग है. ठीक है. आगे देखते हैं. प्रॉपर नाउन्स वर्सेस कॉमन नाउन्स. अब हमने जो यहाँ पर पढ़ा था, ये जो मैं आपको बता रही थी, एल्बर्ट आइंस्टीन बिल्कुल अलग दिख रहा है और ये तीनों बाकी अलग हैं. ये यहाँ पर आगे हमको बताया जा रहा है, प्रॉपर नाउन वर्सेस common noun. One important distinction to be made is whether a noun is a proper noun or a common noun. सबसे important differentiation है ये. ठीक है. A proper noun is a specific name of a person, place or thing and is always capitalized. हमेशा उसे capital letter में लिखते हैं.
वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, या किसी चीज का नाम हो सकता है। ठीक है। डज टीना हैव मच होमवर्क टू डू दिस इवनिंग, ये जो टीना है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है इसलिए ये प्रॉपर नाउन है, और इसलिए इसका जो ये पहला लेटर है टी, ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, कैपिटलाइज किया जाएगा। टीना इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन। आई वुड लाइक टू विजिट ओल्ड फेथफुल। नाउ अभी हम इससे परिचित नहीं है, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है हमें। ओल्ड का ओ कैपिटल है और फेथफुल का एफ कैपिटल है, दैट मीन्स इट्स अ नेम। इसी से हमें पता चल जाता है। अक्सर क्या होता है कि हम कभी कोई नॉवल पढ़ रहे होते हैं या कुछ ऐसा, तो हमें वहां पे अगर कोई लेटर ऐसे कैपिटल में दिखाई देता है तो हमें समझना चाहिए कि वो जरूर किसी जगह का नाम होगा या कुछ किसी व्यक्ति का नाम होगा। इसी से मालूम चलता है क्योंकि वो कैपिटलाइज किया होता है। ठीक है। क्या है ये ओल्ड फेथफुल? इट इज अ नेचुरल गीजर इन येलोस्टोन नेशनल पार्क, यूएसए। आई कुड हैव साइटेड सर्टेन एग्जांपल्स व्हिच वर फ्रॉम इंडिया। मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स यहाँ पे दे सकती थी, कुछ जगहों के नाम ऐसे दे सकती थी जो कि इंडिया में है, बट आई डेलिबरेटली गेव अ नेम फ्रॉम सम फॉरेन लैंड। जानबूझ के मैंने ये फॉरेन नाम आपके लिए लाई हूं, ताकि आप लोगों को कुछ बाहर की चीजों का भी पता चले। लाइक हम जब किसी चीज को पढ़ते हैं ना, तो उसे एक कंपार्टमेंटलाइज करके नहीं पढ़ सकते। मतलब अब यहाँ पे ज्योग्राफी भी अगर हमें कुछ पता चल जाती है तो क्या बुरा है, हम उसी के साथ कुछ नया सीख लेंगे, है ना। तो येलोस्टोन एक नेशनल पार्क है। येलोस्टोन नेशनल पार्क नाम का एक नेशनल पार्क है अमेरिका में। उसमें एक नेचुरल गीजर है। गीजर क्या होता है? गर्म पानी का फव्वारा, उसे गीजर बोलते हैं। ठीक है। सो ओल्ड फेथफुल इज अ नेम ऑफ अ नेचुरल गीजर। एंड व्हाट इज अ नेचुरल गीजर? इट इज अ ज्योग्राफिकल फिनोमिनन। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है, वो एक एक्टिविटी है, एक प्रक्रिया है जो कि चल रही है। ठीक है। So it is a proper noun and it is written in capital. The first letter is written in capital letters. ठीक है। Old Faithful is the specific name of a geological phenomenon. एक geological phenomena है, एक process है। ठीक है। The opposite of a proper noun is a common noun, sometimes known as a generic noun. कभी कभी हम common noun को generic noun भी कहते हैं, और common noun proper noun का बिल्कुल opposite होता है। कैसे ऑपोजिट होता है? प्रॉपर नाउन अगर एक चीज का, किसी व्यक्ति का, जगह का, या किसी चीज का प्रॉपर नाउन है, तो कॉमन नाउन जो क्या है उसका जेनेरिक नाम है। मतलब उसको जॉनर में क्या कहा जाता है, उसकी पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता है, या उस पूरी चीज को क्या कहा जाता है एज अ होल, वो कॉमन नाउन होता है। A common noun is the generic name of an item in a class or group and is not capitalized unless appearing at the beginning of a sentence. आपको पता है कि जब भी हम सेंटेंस को शुरू करते हैं तो उसका पहला लेटर हमेशा क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है। या फिर टाइटल में अगर हम कभी लिखते हैं तो वो भी कैपिटल में ही लिखते हैं। ठीक है। कॉमन नाउन को हम अदरवाइज कैपिटलाइज नहीं करते। द गर्ल क्रॉस द रिवर। अब देखो यहाँ पे दो कॉमन नाउन मुझे नजर आ रहे हैं। एक कॉमन नाउन है गर्ल, किसी भी लड़की को हम गर्ल बोलते हैं, और किसी भी नदी को हम रिवर बोलते हैं। मतलब ये कोई प्रॉपर नाम नहीं पता चल रहा है। सारी रिवर्स के लिए एक ही नाम होता है, रिवर, जब तक कि हमें उसका स्पेसिफिक नाम ना पता हो। और अगर स्पेसिफिक नाम पता होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है। गर्ल इज अ कॉमन नाउन। वी डू नॉट लर्न द आइडेंटिटी ऑफ द गर्ल बाय रीडिंग दिस सेंटेंस, है ना। दो वी नो द एक्शन शी टेक्स। एक्शन क्या ले रही है? वो क्रॉस करने का ले रही है, वो हमें पता चल रहा है। और ये जो एक्शन बाय द वे ले रही है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वर्ब। जो एक्शन टेलिंग वर्ब होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है। तो ये एक कॉमन नाउन है, हर लड़की के लिए गर्ल बोला जाता है। एंड रिवर इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन इन दिस सेंटेंस, क्योंकि सारी नदियों को हम रिवर कहते हैं। ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो गए? कॉमन नाउन हो गए। टाइप्स ऑफ नाउन। अब आ जाते हैं हम अलग अलग टाइप्स में। कॉमन नाउन को हम फिर किन तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं? एक को कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन, एक को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एक को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ये तीन पार्ट हो गए इसके। ठीक है। कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब ये तीनों क्या होते हैं, एक एक करके आगे हमें पता चलेगा। कंक्रीट नाउन के बारे में देखो। अ कंक्रीट नाउन इज समथिंग दैट इज परसीव्ड बाय द सेंसेस। अब ये सेंसेस हमारी क्या होते हैं? पांच सेंस ऑर्गन जो हमारे होते हैं ना, उसको सेंसेस कहते हैं। क्या है ये सेंसेस? सेंस ऑफ हियरिंग, है ना। हम जो सुन सकते हैं वो एक सेंस में आया। हेंस ऑफ सेंस ऑफ सीइंग, हम जो देख सकते हैं, हमारी आंखें जो हैं वो भी एक सेंस ऑर्गन है। ठीक है। सेंस ऑफ स्मेलिंग, यानी कि हमारी नोज जो है वो भी एक सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑफ टचिंग, हमारी जो स्किन है वो भी फील करती है चीजों को, इसलिए वो भी एक सेंस ऑर्गन में आएगा। ठीक है। हियरिंग, सीइंग, स्मेलिंग, टचिंग, और एक और क्या बच गया? टू टेस्ट, टच करके, हाँ, एक हो गया
टेस्टिंग। ठीक है, यानी कि हमारी जो टंग है वो भी एक तरीके की सेंसेस में आती है, क्योंकि उस टेस्ट करके हमें पता चलता है कि वो कैसा है। तो ये जो 5 चीजें हैं ये हमारी सेंस ऑर्गन्स कहलाती है, सेंसेस कहलाती हैं। ठीक है, तो कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, जो इन पांचों में से किसी में से हम पता लगा सकते हैं, या तो सुन के, या देख के, या स्मेल करके, या टच करके, या फिर टेस्ट करके। ठीक है, समथिंग दैट इज फिजिकल और रियल, कुछ रियल होगा वो, तभी तो हम इन चीजों से उसे परसीव कर पाएंगे, है ना, जान पाएंगे। आई हर्ड द डोरबेल, देखो यहाँ पे डोरबेल जो है वो एक कॉन्क्रीट नाउन है, क्योंकि डोरबेल को सुना जा सकता है, कान वहां पे काम करते हैं। माई कीबोर्ड इज स्टिकी, हम जब टच कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि वो चिपचिपा है, तो इसलिए कीबोर्ड भी क्या हो गया, कंक्रीट नाउन हो गया। ठीक है, या हम बोले द समोसाज आर वेरी टेस्टी, तो ये जो समोसे हो गए ये क्या हो गए, कंक्रीट नाउन हो गया, हम उसे टेस्ट करके पता कर सकते हैं। ठीक है, डोरबेल एंड कीबोर्ड आर रियल थिंग्स दैट कैन बी सेंस्ड, हम उन्हें सेंस कर सकते हैं। ठीक, ये हो गए कॉन्क्रीट नाउन। आगे देखिए, कन्वर्सली एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। कन्वर्सली माने ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट इसका क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो जो है इन पांचों सेंसेस पर काम नहीं करते, हमें इन पांचों सेंसेस से नहीं पता चल सकता कि ये क्या है। ना तो हम उसे देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, और ना टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वी कांट इमेजिन द करेज इट टुक टू डू दैट। अब इसमें देखो, ये जो करेज वर्ड है ना, ये करेज एक ऐसी चीज है जो पांचों सेंसेस पर काम नहीं कर सकती, मतलब हमें इनसे नहीं मालूम चल सकता। करेज इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट कांट बी सीन, हर्ड और सेंस्ड इन एनी अदर वे, किसी और तरीके से हम इसे सेंस नहीं कर सकते, बट वी नो इट एग्जिस्ट, लेकिन हमें पता है कि वो होता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो हमें फील होता है। ठीक है, अब कलेक्टिव ये हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ध्यान रखिएगा इस बात का। जैसे यहाँ पे करेज है, ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं एक और एग्जांपल बोलना चाहूं तो हम क्या बोल सकते हैं, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है जो हम फील कर सकते हैं, पांचों सेंस ऑर्गन हमें नहीं बताएंगे कि हैप्पीनेस है। या फिर सौरो, सौरो को डिनोट करने के लिए या हैप्पीनेस को डिनोट करने के लिए चीजें हो सकती हैं, जैसे अगर हैप्पीनेस है हमारी तो स्माइल हो सकती है ना, लेकिन वैसे हैप्पीनेस पता नहीं चलेगी। या सौरो है तो टीयर्स हो सकते हैं, आंसू हो सकते हैं, लेकिन सौरो को पता करने के लिए कोई तरीका नहीं है। कभी कभी टीयर्स हैप्पीनेस में भी तो होते हैं, है ना, तो यानी कि ये जो फिजिकल चीजें हैं ये इनको करेक्टली डिनोट नहीं कर पाती हैं। ठीक है, अब आ जाओ कलेक्टिव नाउन्स पे। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स, लोगों या चीजों के कलेक्शन को डिनोट करता है कलेक्टिव नाउन। जैसे द पैक ऑफ लाइज, पैक माने गट्ठर, पूरा इकट्ठा, झूठ, झूठ का जो पुलिंदा है वो बड़ा शर्मनाक है, बड़ा डिस्ग्रेसफुल है। अब ये जो झूठ का पुलिंदा बोला ना, पैक ऑफ लाइज बोला, यहाँ पे लाइज को हमने कलेक्ट कर दिया और उसे पैक बोल दिया, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। आपको और कुछ एग्जांपल्स बता देती हूं, जैसे हम बोलते हैं क्लास, क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। या हम बोलते हैं आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, है ना, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को बोलते हैं क्लास और सोल्जर्स को बोलते हैं आर्मी। तो इस तरीके से ये जो ग्रुप होता है किसी भी चीज का, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स टेक अ सिंगुलर वर्ब एज इफ दे आर वन एंटिटी, हम इसके साथ जो वर्ब यूज करते हैं वो सिंगुलर करते हैं। यहां देखो सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है इज, है ना, जबकि लाइज झूठ का। हम इसको क्लास, जैसे क्लास भी होती है ना, द क्लास इज सिटिंग क्वाइटली, हम इज बोलेंगे क्लास के साथ भी, क्योंकि क्लास को हमने क्या माना है कि ये सिंगुलर है, ऐसा मानते हैं कि ये सिंगुलर एंटिटी है, मतलब सिंगल, एक ही है वो। या आर्मी ऑफ सोल्जर्स, द आर्मी इज मूविंग, इज बोलते हैं ना आर्मी के साथ भी, तो यानी कि ये भी हमने इसको क्या माना है, सिंगुलर। हमेशा कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। इन दिस केस द सिंगुलर वर्ब इज, हमने ये वाला वर्ब यहाँ पे यूज करा है जो कि सिंगुलर्स के साथ यूज करा जाता है। सिंगुलर आपको पता होगा एक वचन, है ना, और प्लूरल्स मतलब बहुवचन, एक से ज्यादा, वो प्लूरल होता है। ठीक, आ जाते हैं आगे। नाउन, नाउन्स एज सब्जेक्ट्स। अभी आपको मैं पीछे ले चलती हूँ एक बार, यहाँ देखिए, जब हमने ये पढ़ा था तो यहाँ पे बताया था नाउन सब्जेक्ट की तरह भी काम, रोल हो सकता है उसका। अब यही बता रहे हैं आगे कि नाउन का सब्जेक्ट की तरह रोल क्या होता है, क्या मतलब है इसका।
एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं, मैं पहले ट्रांसलेट करके आपको एग्जैक्टली बता देती हूँ, फिर एक्सप्लेन बाद में करूंगी। सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता। आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सब हम बचपन में पढ़ते थे, है ना। कर्ता मतलब क्या होता है? कर्ता माने कौन होता है, यानी कि सब्जेक्ट माने कौन होता है? करने वाला। जो काम को करता है उसे बोलते हैं कर्ता। करता है, यहाँ पे दूसरा वाला कर्ता हो गया ना, करने वाला, कार्य को करने वाला, that is known as a noun, and that subject will always be a noun। और जो ये सब्जेक्ट होगा ये हमेशा नाउन होगा। ठीक है, कोई भी सेंटेंस में जब हम कोई सब्जेक्ट यूज करते हैं वो सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज डूइंग और बीइंग द वर्ब इन दैट सेंटेंस। या तो वो उस सेंटेंस में कोई पर्सन की तरह आएगा, या फिर जगह की तरह आएगा, या फिर किसी चीज की तरह आएगा, या फिर वो बी की तरह होगा, मतलब प्रेजेंट होगा वर्ब में, है ना। वर्ब के साथ वो प्रेजेंट होगा। जैसे देखो यहाँ पे एक सेंटेंस आया, मारिया इज हैप्पी। यहाँ पे जो केवल स्टेट ऑफ बीइंग है, यहाँ पे मारिया कुछ कर नहीं रही है। जैसे यहाँ पे कर्ता के लिए मैंने बोला था ना कि इसका मीनिंग होता है करने वाला। अब यहाँ ये वाला जो वर्ब देखो, बीइंग द वर्ब, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक कंडीशन बताई है, एक स्टेट बताई है। यहां पर कर कुछ नहीं रही है मारिया, उसकी स्टेट है हैप्पीनेस की स्टेट, है ना। मारिया इज हैप्पी, तो यहाँ पे जो मारिया है ये क्या है, सब्जेक्ट है। इंग्लिश के सेंटेंसेस का जो पैटर्न होता है, जो असर्टिव सेंटेंस का पैटर्न होता है, वो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। SVO बोलते हैं उसे। S माने सब्जेक्ट, V माने वर्ब और O माने ऑब्जेक्ट। ये इन सेंटेंसेस का फॉर्म होता है जहां जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, मतलब जहां पे जो एंड होते हैं फुल स्टॉप पे, जो कथन बोल रहे होते हैं, केवल एक सेंटेंस, प्लेन सेंटेंस होता है। ठीक है, मारिया इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वर्ब इज अ फॉर्म ऑफ टू बी। ये जो बी होता है ना, एक मदर वर्ब, ये जो बी है, हालांकि अभी हम वर्ब्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी लिख देती हूं ताकि आप फ्यूचर में कभी ये शब्द आपको आए तो आपको पता रहे। ये जो बी है इसको मदर वर्ब कहा जाता है। ठीक है, और इसके कितने फॉर्म्स होते हैं मैं यहीं पर ही लिख देती हूँ ताकि ये कभी भी आपके सामने ये आए तो आप इसको देख के कंफ्यूज ना हो। इसके 5 फॉर्म्स होते हैं मदर वर्ब के। प्रेजेंट में इसके 3 फॉर्म होते हैं, इज एक होता है, एक होता है एम, और एक होता है आर। ये तो इसके होते हैं 3 फॉर्म प्रेजेंट टेंस के। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, मदर वर्ब आ गया ना यहाँ पे, इज टू बी हमने लिखा यहाँ पे, corresponding verb a form to be, बी के ब्रैकेट में लिख दिया इज। तो कैसे है बी का एक फॉर्म इज, ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ। और पास्ट टेंस में इसके 2 फॉर्म होते हैं, was और were। ये 2 फॉर्म के पास्ट टेंस में होते हैं। ठीक है, ये पांचों फॉर्म्स इस मदर वर्ब बी के हैं। बी जो है ये मदर वर्ब है, इसके ही ये पांचों फॉर्म है। बी मदर वर्ब क्यों कहलाती है? क्योंकि ये 3 फॉर्म्स में चली जाती है, तीनों फॉर्म्स इसके होते हैं, बी, बी और बीन। ठीक है, यहां पे हम बीन फॉर्म में भी, थर्ड फॉर्म में भी ले जा लेते हैं इसे, लेकिन ये जो पांचों इसके फॉर्म्स हैं ये किसी भी और टेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, इज होगा तो उसका थर्ड फॉर्म कुछ नहीं होता, एम का थर्ड फॉर्म कुछ नहीं होता। तो ये इसके पांचों पार्ट्स माने जाते हैं। अब आप अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लो, बाकी वर्ब्स जब हम करेंगे तो फिर आपको और एक्सप्लेन करूंगी अगर ये वहां पर आया। ठीक, आगे देखिए, nouns as objects। noun can also be objects of a verb in a sentence। कभी कभी वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह भी हो सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन बी ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी देखो, a noun that receives the action performed by the subject or an indirect object, a noun that is the recipient of the direct object। अभी इसका मतलब क्या हुआ ये आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा। कभी भी अगर ग्रामर में कुछ भी समझना हो ना, आप एग्जाम्पल्स लो, आपको आराम से उसे आप उसे समझ लोगे आराम से। गिव द बुक्स टू हर। अब देखो यहां पर वर्ब क्या है, गिव, देना, है ना। क्या देना है? जो व्हाट का आंसर कर रहा है, जो व्हाट का आंसर कर रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या देना है? बुक्स देनी है ना। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, टू हर, किसको देना है? हुम का आंसर करने वाला क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, हुम का, हर, उसको देना है ना। तो जो व्हाट को आंसर कर रहा है यानी कि बुक्स, ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, और जो किसको देना है इसका जो आंसर कर रहा है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
शॉर्ट में लिखा है मैंने यहाँ पे, आप लोग समझ लीजिएगा इसे, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ साथ साथ में, तो आप समझते जाइएगा इसे। समझ गए? ठीक है। गिव द बुक्स टू हर, क्या देना है, ये ऑब्जेक्ट है, क्या देनी थी, ये बुक्स देनी थी, किसको देनी थी, हर को देनी थी। तो जो क्या का आंसर करे, व्हाट का आंसर करे, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो किसका या किसे का आंसर करे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ। ठीक है, देखो यही लिखा है यहाँ पे सेंटेंस, एन ऑब्जेक्ट कैन बी ईदर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ नाउन दैट रिसीव्स द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ने जो एक्शन करा, एक्शन क्या किया, देने का किया, डायरेक्टली रिसीव किसने किया, बुक ने किया। ठीक है, और एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ नाउन दैट इज द रेसिपिएंट ऑफ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे वैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे नाउन दिख रहा है हमें, लेकिन ये हर पहले कोई रहा होगा, वैसे तो ये प्रोनाउन है ना, हर आपको पता है कि एक प्रोनाउन है, लेकिन ये किसी सेंटेंस, इस सेंटेंस में पहले कभी रहा होगा, ये हर कौन है वो जानता है ना। book is a direct object what is being given, and her is the indirect object who the books are being given to। जिसको बुक्स दी जा रही हैं वो हर है। अभी कोई कहेगा, ये सवाल उठ सकता है कि हर तो भैया प्रोनाउन होता है, वो तो नाउन होता नहीं है। लेकिन जब हम बोलेंगे ना, मैं अगर किसी को बोलूंगी गिव द बुक टू हर, अब सारी लड़कियों के लिए हर बोला जाता है, लेकिन मैं अगर बोल रही हूं उसको बुक जाके देना, यानी कि हर का नाम पहले कभी आया होगा, उसे मालूम होगा ये हर कौन है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। और वैसे भी प्रोनाउन होते क्या हैं, जो नाउन बार बार अगर हम यूज कर रहे होते हैं, उसको रेपिटेशन को बचाने के लिए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं उसे प्रोनाउन बोलते हैं, है कि नहीं, है ना। अगर हम सिंपल डेफिनेशन प्रोनाउन की जानना चाहें, वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रेपिटेशन से बचाते हैं, उनकी जगह पर हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नाउन एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने वहां पहली डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि वो कभी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं और कभी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं। तो क्या होता है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहां पे देखते हैं। अनदर टाइप ऑफ नाउन यूज इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक और तरीके का नाउन का यूज होता है जिसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इन दिस एग्जाम्पल द नाउन टीचर इज यूज एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो यहां पर नीचे एक सेंटेंस दिया है, मैरी इज अ टीचर। अब देखो यहां पे मैरी कोई काम नहीं कर रही है, एक स्टेट ऑफ बीइंग बताई जा रही है ना। एक स्टेट ऑफ बीइंग बताई जा रही है कि वो टीचर है। ये टीचर कौन है, मैरी ही तो है। तो यानी कि, और मैरी क्या है, सब्जेक्ट है ना, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है मैरी। तो सब्जेक्ट को ही जो और ज्यादा एक्सप्लेन करता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वो सब्जेक्ट को ही और थोड़ा सा बता रहा है, उसके बारे में ही थोड़ा सा और बता रहा है, उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स नॉर्मली फॉलो लिंकिंग वर्ब्स लाइक टू बी, बिकम और सीम। अ टीचर इज व्हाट मैरी इज। इसके साथ जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है उसके साथ लिंकिंग वर्ब्स आते हैं। यहां पर लिंकिंग वर्ब क्या है, इज। सिर्फ लिंक कर रहा है, मैरी को टीचर से लिंक करने के लिए बता रहा है इज। ठीक है, अ टीचर इज व्हाट मैरी इज, मैरी के बारे में बता रहे हैं कि मैरी एक टीचर है। तो ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, शायद आपकी समझ आ गया होगा। अब देखो, अ रिलेटेड यूसेज ऑफ नाउन्स इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब एक और यूज होता है नाउन का, वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी होता है। कॉम्प्लीमेंट माने क्या होता है, पूरक। अगर हम हिंदी में, अगर, हाँ अभी तक मैं ये बताना भूल गई थी, जिनको थोड़ा हिंदी में समझ आता है, पूरक, पूरक माने उसे और थोड़ा सा पूरा करता है और थोड़ा सा उसके बारे में बताता है। ठीक है, द क्लास इलेक्टेड हिम मॉनिटर। अब देखो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, अगर हम पहले बोले क्लास है ना। और क्लास किस तरीके का सब्जेक्ट है बताओ, नाउन है ना ये, किस तरीके का नाउन है, अगर आप हम यही समझना चाहें तो इसे कैसा नाउन है ये, अभी हमने पढ़ा था ये कलेक्टिव नाउन है ना। हमने पढ़ा था ना अभी कि कलेक्ट, एक ग्रुप, एक कलेक्शन को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो ये एक कलेक्टिव नाउन है, इलेक्टेड हिम। अब यहां पे दो चीजें हैं देखो, यहां पर एक नाउन है, क्या है वो नाउन, मॉनिटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास ने किसे इलेक्ट किया था, हिम को किया था, एक लड़के को किया, क्या बनाया उसे, मॉनिटर बनाया। तो ये जो है इस हिम को ही एक्सप्लेन कर रहा है। अगर हम इस सेंटेंस में बोलें द क्लास इलेक्टेड हिम, है ना, तो क्या इलेक्ट किया, हमको ये बार बार मतलब दिमाग में आएगा, उसे चुना तो सही, लेकिन क्या चुना, ये उसे पूरा करेगा, मॉनिटर। यानी कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, हिम है। क्लास ने इलेक्ट किया, और वो इलेक्टेड क्या है, वर्ब है। ठीक है, और मॉनिटर है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट को ही के बारे में ही और बता रहा है। ठीक है,
तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया. मॉनिटर इज द नाउन यूज्ड एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन दिस सेंटेंस एंड द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज हिम. मैं अभी वही बता रही थी आपको. Verbs that denote making, naming or creating are often followed by object complements. जब हम कोई ऐसे verbs यूज करते हैं जिसमें बनाना दिखाई जाता है या किसी का नाम रखना बताया जाता है या क्रिएट करना बताया जाता है, उसके साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है. जैसे अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, आई मेड हर I made her a captain. इसमें आप लगा भी सकते हो, नहीं लगा सकते हो. आई मेड हर कैप्टन या आई मेड हर अ कैप्टन, मैंने उसे कैप्टन बनाया. अब आई जो है यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. मेड क्या हो गया, वर्ब. मैंने उसे बनाया, किसे बनाया, हर को बनाया. तो यानी कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है. और क्या बनाया, कैप्टन बनाया. इसी हर के बारे में और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया. समझ आ गया इस एग्जाम्पल से. अभी थोड़े से और एग्जाम्पल्स आगे अभी आप लोग कर सकते हैं, कुछ और समझ सकते हैं इसे. जितनी बार भी आपको इसमें कंफ्यूजन हो, आप इसे रिपीट करिएगा, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसे कहते हैं. आगे देखते हैं आप क्या और डिविजन हम कर सकते हैं. काउंटेबल नाउन्स वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन किन्हें कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन किन्हें कहते हैं. काउंटेबल वैसे बहुत आसान है. देखो, काउंटेबल मतलब होता है जिनकी गिनती करी जा सकती है, और अनकाउंटेबल माने जिनकी गिनती नहीं करी जा सकती. लेकिन इस कैटेगरी में आते कौन कौन से हैं, उनको देखते हैं. काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, है ना, मैंने अभी आपको बताया, जो काउंट करे जा सकते हैं वो काउंटेबल. इवन इफ द नंबर माइट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई, चाहे नंबर बहुत ज्यादा हो. जैसे लाइक काउंटिंग ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लोगों को काउंट, लेकिन काउंट तो करा जा सकता है ना. जिन्हें काउंट करा जा सकता है वो सारे काउंटेबल नाउन्स में आएंगे. जो अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे ना, उन्हें हम काउंट कर ही नहीं सकते, चाहे वो थोड़े ही क्यों ना हो, तभी भी काउंट नहीं कर सकते. ठीक है. काउंटेबल नाउन्स कैन बी यूज्ड विद अ एंड द, सम, एनी, अ फ्यू एंड मेनी. ये सारे हम जो टर्म्स हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं, हम इनके आगे लगा सकते हैं. इन आर्टिकल्स को, इन सारे हेल्प्स को हम आगे यूज कर सकते हैं. हियर इज अ कैट. अ कैट बोलने से ही हमें पता चल गया कि कैट कितनी है, वन है सिर्फ. कैट इज सिंगुलर एंड ऑब्वियसली काउंटेबल. सिंगुलर है, हम गिन सकते हैं. Here are a few cats. Cats कुछ हैं, a few हैं. लेकिन अभी मैंने काउंट तो नहीं करी, लेकिन मैं कर सकती हूं, इसलिए a few cats. ठीक है. और here are some cats. कुछ cats हैं, हमने गिना नहीं लेकिन हमें पता है. ठीक है, कुछ कैट्स हैं. तो ये सारे जो है काउंटेबल नाउन के साथ यूज करा जा सकता है. ठीक है. अ है, एन है, द, सम, एनी, अ फ्यू, मेनी, ये सब हम काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं. ठीक. आगे देखिए. Uncountable nouns are nouns that come in a state or quantity which is impossible to count. Uncountable nouns ऐसी स्टेट में हमें मिलते हैं या ऐसी क्वांटिटी में होते हैं कि उन्हें काउंट करना इम्पॉसिबल है. जैसे लिक्विड्स आर अनकाउंटेबल. एक पानी, दो पानी, तीन पानी, हम ऐसा नहीं कह सकते, है ना. एज आर थिंग्स दैट एक्ट लाइक लिक्विड्स. जैसे सैंड है या एयर है, हम इसे भी काउंट नहीं कर सकते. अ सैंड नहीं कह सकते, है ना. एयर नहीं कह सकते. दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर एंड कैन बी यूज्ड विद सम, एनी, अ लिटिल एंड मच. हम इसके साथ सम यूज कर सकते हैं, एनी यूज कर सकते हैं, अ लिटिल या मच यूज कर सकते हैं, और इन्हें हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं. एयर के साथ अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो इज होगा. सैंड हम काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन इज बोलेंगे. वाटर इज, है ना. एन आईक्यू टेस्ट मेजर्स इंटेलिजेंस. देखो, इंटेलिजेंस, आईक्यू टेस्ट मेजर्स इंटेलिजेंस को हमने एक ही तरह बोला, इंटेलिजेंसेस नहीं बोला, है ना. ये एक ऐसी चीज है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. आईक्यू टेस्ट उसे मेजर कर सकता है, मेजर तो कर सकता है पर काउंट नहीं कर सकता. ठीक है. उसका मेजरमेंट हो सकता है लेकिन काउंटिंग नहीं हो सकती. जैसे वन क्लॉथ नहीं होता है, 1 मीटर ऑफ क्लॉथ होता है, उसकी मेजरमेंट होती है. ठीक है. इंटेलिजेंस इज एन अनकाउंटेबल नाउन. स्टूडेंट्स डोंट सीम टू हैव मच होमवर्क दीज डेज. अब यहां पर भी क्या है,
होमवर्क जो है वो काउंट नहीं करा जा सकता। वन होमवर्क टू होमवर्क नहीं होता है, होता है सब होमवर्क इन वन सब्जेक्ट, होमवर्क इन टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स तो काउंटेबल हैं 1 2 3 4, पर होमवर्क काउंटेबल नहीं है। ठीक है, दिस एग्जाम्पल रेफर्स टू एन अनस्पेसिफाइड अनक्वांटिफिएबल अमाउंट ऑफ होमवर्क। सो होमवर्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन, वो एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह है। ठीक, आगे देखिए अब पोजेसिव नाउन्स बहुत आसान है। पोजेस करना क्या माने, क्या होता है, ओन करना। ओन करना माने जैसे मेरा है, माई हाउस, है ना। या जैसे मैं बोलूं मेरा नाम है नमिता, तो अगर मेरा घर है तो नमिताज हाउस। ये जो अपोस्ट्रोफी एस लगाया है ना मैंने नमिताज हाउस कहने में, ये जो है पोजेसिवनेस को बताता है। तो इन्हीं को पोजेसिव नाउन्स कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन ना भी समझे, हमको पता चल जाना चाहिए कि वो होता क्या है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। पोजेसिव नाउन्स आर नाउन्स विच पोजेस समथिंग, जिनके पास कुछ है, जैसे दे हैव समथिंग। यू कैन आइडेंटिफाई पोजेसिव नाउन बाय द एपोस्ट्रोफी। मैंने अभी आपको बोला था ना, मैं एग्जांपल अगर बोलूं मेरा घर, तो मेरा नाम नमिता है, नाउन लिख दिया मैंने यहाँ पे, है ना। और इसे किसकी तरह यूज कर रही हूं, नमिताज, नमिता एपोस्ट्रोफी एस, नमिताज हाउस, नमिता का, हिंदी में यहां पर नमिताज का मतलब आया नमिता का घर। तो मोस्ट नाउन शो द पोजेसिव विद एन अपोस्ट्रोफी एंड एन एस। एक अपोस्ट्रोफी और एस के साथ हम यूज करते हैं। मैंने लगाया ना ऊपर, ये अपोस्ट्रोफी लगाई और इसके बाद मैंने एस लगाया। ठीक, द कैट्स टॉय वॉज मिसिंग। कैट्स टॉय मतलब कैट का टॉय, है ना, वो मिसिंग था, खो गया था। द कैट पोजेसेस द टॉय, वो कैट के पास ही रहता था इसलिए वो कैट का टॉय। ठीक है, एंड वी डिनोट दिस बाय यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस एट द एंड ऑफ कैट। ये जो ऊपर वाला कॉमा होता है ना, ये जिसको हम जो, अच्छा मैं यही दिखा देती हूँ आपको, जिसको हमने ये यूज करा है, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। यहाँ पर अभी एक जगह मैंने स्पेलिंग देखी थी, ये एपोस्ट्रोफी कहते हैं इसे। ठीक है, आगे देखिए, वेन अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन द लेटर एस और जेड, अगर कोई नाउन है जो एस या जेड में एंड होता है, द सेम फॉर्मेट ऑफन अप्लाइज। दिस इज अ मैटर ऑफ स्टाइल हाउएवर, एंड सम स्टाइल गाइड सजेस्ट लीविंग ऑफ द एक्स्ट्रा एस। जैसे हम बोले कोई नाम ऐसा बोले हम, मान लो कोई नाम अभी मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा, जैसे ये है देखो मिसेस सांचेज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हमने जेड है पहले से ही, तो कई बार ये जैसे बॉस है, देखो बॉसेस, आई हैव बीन इनवाइटेड टू द बॉसेस हाउस फॉर डिनर। बॉसेस हाउस मतलब बॉस का घर, है ना, बॉसेस हाउस, बॉस का घर। ये प्लूरल नहीं है यहाँ पे। प्लूरल अगर होता बॉस का तो हम लगाते BOSSES, वो प्लूरल होता उसका, बॉस का। बॉस का घर है यहाँ पे। या मिसेस सांचेज कोट इज स्टिल हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हर चेयर। सांचेज का, मिसेस सांचेज का कोट, एपोस्ट्रोफी एस लगाने का मतलब होता है का। ठीक है, प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस टेक ओनली एन एपोस्ट्रोफी टू फॉर्म अ पोजेसिव। अगर प्लूरल नाउन्स हो, जैसे नीसेस, यहाँ पे नीसेस माने हुए भतीजियां या भांजियां। हिंदी में भतीजी या भांजी के लिए, दोनों के लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड है नीस, है ना। अब यहाँ पे प्लूरल है ये, नीसेस मतलब बहुत सारी भतीजियां हैं वो, तो उसके आगे अब अगर हमको नीसेस भतीजियों का बताना होता तो एक और एस लगाना पड़ता। जब पहले से ही किसी वर्ड में एस लगा हुआ हो, तो फिर हम उसके आगे क्या करते हैं, उसे सिर्फ क्या कहते हैं, एस लगा करके, एस नहीं लगाते हैं उसमें, वहां पे हम सिर्फ क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी यूज कर लेते हैं। सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा दिया तो इसका मतलब हो गया, एपोस्ट्रोफी के बाद एस यूज नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लास्ट में एस आ रहा है। ठीक, आगे देखिए, अब ये आ गए, हम पहुंच गए एक्सरसाइजेज और नाउन्स। नाउन्स के बारे में हम कई सारी एक्सरसाइजेज करेंगे। ठीक, राइट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट देयर काइंड ऑल्सो। यहाँ पे हमें इन सेंटेंसेस में नाउन पता करने हैं और बताने हैं वो किस तरीके के हैं। तो पहले तो आप अंडरलाइन करके बताएंगे कि कौन कौन से नाउन हैं। देखो यहाँ पे कौन सा नाउन एक दिख रहा है हमें, ट्रेन दिख रहा है, और एक और कोई दिख रहा है, स्टेशन दिख रहा है। इसका काइंड आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, पैक ऑफ कार्ड्स हमें दिख रहा है और टेबल दिख रहा है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ताजमहल है और बिल्डिंग है। ठीक, यहाँ पे क्या है, नेकलेस है और गोल्ड है। यहाँ पे फायरमैन है और फायर है। एक फैमिली और लखनऊ। सेवेंथ में देखो गंगा है और एक रिवर है। फिर प्लांट्स हैं और
गार्डन है, ठीक। यहाँ पे क्या है, शेपर्ड है और फ्लॉक है, हमें दिख रहा है फ्लॉक, और ग्रासलैंड है। 3 नाउन है इसमें। यहाँ पे क्या है, एक है क्राउड। यहाँ पे बेटा ये होता नहीं है यहाँ पे आने के बाद ना, क्योंकि ये टच होता है यहाँ पे जो इसका, तो मैं ऊपर से कर देते। क्राउड है एक, ये दिख रहा है हमें क्राउड, ठीक है। अराउंड द इंजर्ड मैन। इतने सारे नाउन्स हैं। अब आप इनको पता करिए कि ये कौन कौन से हैं। वैसे बाय द वे आंसर्स मैंने इसके आगे दिए हुए हैं। एक चीज मुझे ऐसे लगता है जो इस डेफिनेशन में से छूट गई थी, और मैं अभी आपको पीछे ले चलती हूँ इस डेफिनेशन में बताने के लिए कि ये क्या है। 2 चीज देखो, हमने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब पढ़ लिया, ये 2 चीजें छूट गई हमारी, ये इस प्रेजेंटेशन में आया नहीं। अपोजिटिव किसे कहते हैं? अपोजिटिव कहते हैं, मान लो एक सेंटेंस में लिखती हूं, महात्मा गांधी द फादर ऑफ अवर नेशन। महात्मा गांधी द फादर ऑफ अवर नेशन, कॉमा, was a great लीडर। एक सेंटेंस अगर मैं ये लिखूं, अब इसमें बताइए नाउन आपको कौन सा दिख रहा है? मुझे एक नाउन कॉमन जो मैंने पढ़ा अभी तक वो ये दिख रहा है, महात्मा गांधी, है ना। और एक नाउन मुझे दिख रहा है, लीडर भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे एक और। क्या आपको कोई और चीज दिख रही है यहाँ पे? नाउन हमने कहा पॉजिटिव की तरह भी यूज होता है। मुझे फादर भी दिख रहा है यहाँ पर एक, और नेशन भी दिख रहा है एक। लेकिन आपको एक चीज और स्पेसिफिक नजर आ रही होगी, एक कॉमा मैंने यहां पर यूज किया है और एक कॉमा मैंने यहां पर यूज किया है। ये जो टर्म है द फादर ऑफ अवर नेशन, ये एक तरीके से देखा जाए तो मैंने इन दो इस टर्म को या इस फ्रेज को इस और इस कॉमा के बीच में रखा है। और ये किसके बारे में बता रहा है? ये कौन है द फादर ऑफ आवर नेशन? किसके बारे में बात कर रहे हैं? महात्मा गांधी के बारे में। तो जो ये नाउन है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है महात्मा गांधी, इन्हीं के बारे में ये पूरा का पूरा फ्रेज है। जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या लिखा था, मैंने लिखा था, मान लो एक सेंटेंस वहां पे लिखा था, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी छोटी राइटिंग में लिखने की, मैरी इज अ टीचर। मेरी इज अ टीचर, हमने एक सेंटेंस पीछे देखा था जब हम इसे कर रहे थे। अब यहाँ पे मैरी जो है एक लड़की है और वो एक टीचर है। मैरी के बारे में ही ये वर्ड बता रहा है ना। तो इसको हमने बोला था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। लेकिन वो क्या था? सिर्फ एक वर्ड था। ये एक वर्ड है ना टीचर। यहाँ पे क्या है, एक पूरा फ्रेज है, द फादर ऑफ अवर नेशन, जो कि सब्जेक्ट को ही एक्सप्लेन कर रहा है। इसको कहते हैं नाउन इन अपोजिटिव। इसको कहते हैं नाउन इन अपोजिटिव। अपोजिटिव माने उसी के बारे में और ज्यादा एक्सप्लेन करता हुआ एक फ्रेज, पूरा का पूरा उपवाक्य। फ्रेज बोले तो आप उपवाक्य समझ लो या क्लॉज बोल लो उसे, ठीक है। उसको कहते हैं नाउन इन अपोजिटिव। इसको अपोजिटिव बोलते हैं। जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में जब हम कर रहे थे तो एक वर्ड उसके बारे में बता रहा था, यहां पे पूरा एक फ्रेज किसी नाउन के बारे में बता रहा है, उसे कहते हैं अपोजिटिव। समझ आ गया होगा आपकी, ठीक है। अब एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज होता है कभी कभी नाउन, आपको बताती हूँ। बहुत सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ। देखो एक सेंटेंस, एक वर्ड लिख रही हूं मैं यहाँ पे जो कि कॉम्बिनेशन है ऑफ कोर्स, ठीक है। टिकट हाउस। आप आप मूवीज देखने जाते होंगे, फिल्म्स देखने जाते होंगे, तो वहां पे टिकट हाउस होता है जहां पे आपको जाके टिकट खरीदना पड़ता है ना। तो या टिकट विंडो भी कहते हैं उसे, टिकट हाउस भी कह सकते हो, टिकट विंडो भी कह सकते हो, है ना। तो टिकट क्या है? अलग से अगर हम टिकट बोले तो क्या है? नाउन है ना। और हाउस अगर अलग से बोले तो ये भी क्या है? नाउन है। लेकिन यहाँ पे किस हाउस, अगर मैं इसको हाउस भी बोल दूं या यहाँ पे मैं दूसरा वर्ड भी लिख देती हूँ, ज्यादातर फिल्म देखते समय हमें पता है कि उसे टिकट विंडो बोलते हैं, तो हम टिकट विंडो भी कह सकते हैं इसे। विंडो ही नाउन है ना। किसी
जगह, थिंग का नाम है, किसी चीज का नाम है विंडो, ठीक है। तो टिकट विंडो मान लो, बोल लो टिकट भी एक नाउन है और विंडो भी एक नाउन है, या हाउस भी एक नाउन है। दोनों नाउन इकट्ठे आए हैं, लेकिन इस विंडो के बारे में ही बता रहा है। कैसी विंडो है वो? कोई नॉर्मल विंडो नहीं है जो घर की विंडो होती है, वो टिकट देने वाली विंडो है। तो यहां पर ये जो टिकट है, ये जो नाउन टिकट है, ये किसकी तरह यूज हुआ है तो ये नाउन, लेकिन यूज किसकी तरह हुआ है? एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। समझ गए? तो ये दो चीजें वहां पे छूट गई थी, इसलिए मैंने अभी आपको यहां पर बता दी। नाउन इन पॉजिटिव ऊपर वाला एग्जाम्पल है, ये जो नाउन है पॉजिटिव का एग्जाम्पल है, और जो नीचे वाला एग्जाम्पल है वो एडजेक्टिव की तरह कैसे हम नाउन को यूज करते हैं कभी कभी, ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं फिर से आगे, अपने हम जो एक्सरसाइजेस कर रहे थे उन्हें देख लेते हैं। अभी ये मैंने बता दिया था यहाँ पर ये है। अब आ जाओ आंसर्स की ओर। देखो, ट्रेन हमने अंडरलाइन करा था, एक कॉमन नाउन है क्योंकि किसी भी ट्रेन को हम ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम उसको बोलते हैं शताब्दी, तो वो एक प्रॉपर नाउन है किसी ट्रेन का, ठीक है, नाम है वो। स्टेशन, किसी भी स्टेशन को, तो ये भी कॉमन नाउन। पैक, आपको पता है हमने एग्जाम्पल में भी किया था, कलेक्टिव नाउन है। कार्ड्स जो है वो क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि कार्ड्स, ताश के, किसी भी ताश की गड्डी को कार्ड कहते हैं, ठीक है। ताजमहल प्रॉपर नाउन है, किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम है। और बिल्डिंग एक कॉमन नाउन है क्योंकि वो किसी भी बिल्डिंग को हम बिल्डिंग कहते हैं। नेकलेस कॉमन नाउन। गोल्ड मटीरियल नाउन है ना, मटीरियल नाउन समझे? मटीरियल नाउन माने हमने अभी जो इससे पहले करा था, जहां पर वर्ड हमारा आया था, दिखाती हूं मैं आपको, देखो। काउंटेबल नाउन में इससे पहले हम, यहाँ जो हमने तीन चीजें करी थी ना, यहाँ टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। इसमें से जो कॉन्क्रीट नाउन है, इसी का दूसरा नाम होता है मटीरियल नाउन, इसी का दूसरे नाम में मटीरियल नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्क्रीट नाउन यानी कि मटीरियल नाउन, ठीक। तो मटीरियल नाउन मतलब कॉन्क्रीट, हम इसे सेंसेस से देख सकते हैं। फायरमैन कॉमन नाउन। फायर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फायर को हम फील कर सकते हैं, है ना। अब आप कहोगे कि दिखती है फायर, दिखती तो है, लेकिन वो जो दिखती है वो लकड़ी जलती हुई नजर आती है हमें। फायर एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, हम बोलते हैं ना कि जैसे मान लो फायर ऑफ पैशन, तो वहां पर कहाँ से फायर है? वहां पे तो आग नहीं चलती ना, ठीक है। फैमिली इज अ कलेक्टिव नाउन, पीपल लिविंग इन कॉमनली इन अ हाउस इज नोन एज अ फैमिली। लखनऊ प्रॉपर नाउन। गंगा नदी का नाम है, प्रॉपर नाउन। रिवर कॉमन नाउन। प्लांट्स कॉमन नाउन, ठीक है। गार्डन कॉमन नाउन, किसी भी गार्डन को गार्डन बोलेंगे। अब मुगल गार्डन बोलेंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। शेपर्ड कॉमन कॉमन नाउन। गडरिया शीप कॉमन नाउन, सब शीप, अब कोई कोई अपनी शीप का नाम रखते हैं, गायों के नाम रखते हैं, है ना। ग्रासलैंड कॉमन नाउन, किसी भी ग्रासलैंड को ग्रासलैंड बोलेंगे। फ्लॉक कलेक्टिव नाउन, फ्लॉक माने ग्रुप ऑफ शीप इज नोन एज फ्लॉक, तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया। क्राउड इज अ कलेक्टिव नाउन, पीपल इन अ ग्रुप इज नोन एज अ क्राउड, है ना। और मैन कॉमन नाउन, किसी भी पुरुष को मैन बोलते हैं। अब अगला एक्सरसाइज देखो, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल नाउन। देयर इज अ डैश ऑफ कीज ऑन द टेबल, क्या आएगा आंसर? आपको पता है क्या आएगा? हम लिख सकते हैं बंच, है ना। आपको पता है, मैंने बताया था, एक कलेक्शन ऑफ कीज इज नोन एज बंच। तो बंच ऑफ कीज ऑन द टेबल। अवर डैश वन द मैच, क्या लिखेंगे? टीम वन द मैच। और अगर मैं इसका नाम बोलूँ, ये कौन से तरीके का नाउन है? बंच जो है वो है कलेक्टिव नाउन, है ना। कलेक्टिव नाउन है, कलेक्शन को बोलते हैं। टीम क्या है? फिर से कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज नोन एज अ टीम। द बाइबल इज अ होली डैश ऑफ क्रिश्चियंस, क्या है? होली, होली बुक है क्रिश्चियंस की। और ये क्या है? किसी भी बुक को बुक बोलते हैं, ये कॉमन नाउन है। और अगर हम यहाँ पे प्रॉपर नाउन ढूंढने पे आए तो ये क्या है? बाइबल हो जाएगा ना, यहाँ पे प्रॉपर नाउन इसका बाइबल है। और क्रिश्चियंस भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। धर्म विशेष के लोगों को क्रिश्चियन बोलते हैं। द नाइल इज द लॉन्गेस्ट, क्या है? नाइल, नील नदी है ना, रिवर। तो नाइल जो हो गया ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। और रिवर जो हो गई वो क्या हो गई? अगर हमें इसका इसको स्पेसिफाई भी करना पड़े, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। सचिन इज अ फेमस, क्या लिखेंगे? क्रिकेटर, या क्रिकेटर लिखेंगे या बैट्समैन भी लिख सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, है ना। सचिन इज अ फेमस क्रिकेटर, सचिन क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, एक व्यक्ति का नाम है। और क्रिकेटर क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। किसी भी क्रिकेट खेलने वाले व्यक्ति को हम क्रिकेटर कहते हैं, है ना। फर्नीचर इज मेड ऑफ डैश एंड डैश,
क्या क्या लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फर्नीचर वुड का भी बनता है ना, और फर्नीचर जो है मेटल का भी बनता है, हम मेटल भी लिख सकते हैं, वुड भी लिख सकते हैं, आयरन भी लिख सकते हैं, मैं कुछ भी लिख सकती हूँ यहाँ पे। फिल इन द ब्लैंक में ऐसा कोई स्पेसिफाई तो करा नहीं है कि यहाँ पे यही भरना है, ठीक है। किसी भी फर्नीचर को फर्नीचर बोलते हैं, है ना। और वुड क्या है, कॉमन नाउन है, किसी भी लकड़ी को वुड बोलते हैं। नो नॉट, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज नॉट अ कॉमन नाउन, दिस इज अ मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन यानी कि दूसरा नाम हमने उसको क्या बोला था, पीछे देखो, अभी मैंने आपको मटीरियल नाउन का दूसरा नाम बताया था ना, कि हम इसे ये भी कह सकते हैं। एक मटीरियल नाउन हो गया, और उसके बदले में हमने वो दूसरा नाम जो हम यहाँ पे लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे बताइए, आप लोगों को अगर याद आ रहा है तो। हम उसे दूसरा नाम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन, ये है ना। तो मटीरियल नाउन या कॉन्क्रीट नाउन दोनों में से हम इसे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। वुड, ऐसे ही आयरन जो है वो भी क्या है, मटीरियल नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, ठीक। अ डैश कैन लिव ओनली इन वाटर, अब हम इसको ओनली इन वाटर तो फिश लिख देते हैं, है ना। ये भी क्या है, कॉमन नाउन है। किसी भी फिश को हम फिश बोलते हैं, अगर हम स्पेसिफिकली कोई नाम लें, जैसे सालमन बोले, है ना, या ट्यूना बोले, तो वो क्या होगा, उसका प्रॉपर नाउन होगा, उसकी स्पीशीज का नाम होगा। द डैश रैन अवे विद ऑल द मनी, अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कौन भाग सकता है, थीफ लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। द थीफ रैन अवे विद ऑल द मनी, सारे थीफ को हम थीफ बोलेंगे, कॉमन नाउन, है ना। डैश इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या आएगा यहाँ पे, ये तो बहुत कॉमन है ना, एक कहावत है ये तो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी कैसी तरीके का नाउन होता है, क्या देखी जाती है ऑनेस्टी, ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये हमें दिखता नहीं, इसे कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द स्टोरी ऑफ द डैश एंड द टॉर्टोइज इज वेरी फेमस, हमें पता है क्या, कौन था वहां पे, द स्टोरी ऑफ द रैबिट एंड टॉर्टोइज इज वेरी फेमस। और रैबिट क्या है, किसी सारे रैबिट्स को हम रैबिट बोलते हैं, तो कॉमन नाउन हो गया। ये देखो आगे देखे, बंच, टीम, बुक, रिवर, क्रिकेटर, वुड, स्टील, स्टील लिखा है वहां पे, मैंने आयरन लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं। फिश, थीफ, ऑनेस्टी, हेयर, हेयर लिखा है, मैंने रैबिट लिखा है, एक ही बात है, हेयर और रैबिट एक ही चीज है, ठीक है। रैबिट और टॉर्टोइज की स्टोरी, या हेयर और टॉर्टोइज की स्टोरी। अब एक और देख लो, अरेंज द फॉलोइंग नाउन्स इन प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, इनको हमने अरेंज करना है इन फॉर्म्स में, कौन सा इसमें से प्रॉपर है, कौन कॉमन है, कौन कलेक्टिव है, कौन एब्स्ट्रैक्ट है, कौन मटीरियल है। टेबल क्या होता है, किस तरीके का नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है। रेन कैसा होता है, अच्छा ये कॉमन नाउन माने हम इसको अगर हम और डिटेल में करना चाहें तो वुड अगर हम बोलेंगे तो मटीरियल नाउन होगा, ठीक है। टेबल जो होगा वो कॉमन नाउन होगा, ठीक। रेन, रेन क्या है, हम किस में लिख सकते हैं रेन को, प्रॉपर नाउन में, है ना। बारिश, पानी गिर रहा है हमें पता है, ठीक है, एक प्रोसेस के नाम को कह रहे हैं। बॉक्स, ठीक है, क्या है, कॉमन नाउन है। आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इससे मैच कर लीजिएगा, टेबल, रेन, बॉक्स, मॉब, टाइगर, दिल्ली, डी कैपिटल, आपको कैपिटल जहां पे दिख रहा है समझ जाओ कि वो प्रॉपर नाउन है। कार, गोल्ड, ग्राउंड, बैट, फुटबॉल, सोल्जर, विष्णु, फिर से देखो वी कैपिटल है, इंग्लैंड ई कैपिटल है, शेक्सपियर एस कैपिटल है, तो यानी कि सब प्रॉपर नाउन है। सिल्वर मटीरियल नाउन है, बेड, बंच, फ्लॉक, माउंटेन, बैंगल, ऑक्स कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पे ओ कैपिटल करके कंफ्यूज किया गया है, कुछ नहीं है ये, और किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं होता है, एक पूरा सारे ऑक्स को हम ऑक्सी बोलते हैं, है ना। ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, मुंबई, ये फिर से क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक। तो ये रही आपकी एक्सरसाइजेस, इसके थ्रू मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को नाउन थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है नाउन समझने में, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिए, क्योंकि अगर ग्रामर क्लियर होगी। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ साथ में ही, कि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्यों पढ़े नाउन्स के बारे में। इट इज़ नॉट दैट यू जस्ट हैव टू गिव एग्जाम्स। आगे जब आप जॉब में जाओगे ना, तो आपको कभी ड्राफ्ट करना पड़ेगा कोई लेटर, या आपको कभी कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी किसी से थ्रू ईमेल और इन रिटन, कैसे भी अगर आप कन्वर्सेशन करोगे, तो ग्रामर अगर किसी की साउंड होती है, या इवन उससे उससे भी पहले अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, आप अपना सीवी प्रेजेंट करते हो ना वहाँ पे, तो उसमें भी अगर ग्रामेटिकली आप बहुत करेक्ट हो, तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सो यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट व्हेन यू हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ ग्रामर विद यू, है ना। आप कॉन्फिडेंट होते हो, और कॉन्फिडेंट होने का रीजन क्या होता है, क्योंकि आपको मालूम होता है द सेंटेंसेस दैट यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट विल बी करेक्ट ग्रामेटिकली, आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अच्छा होगा, आपका प्रेजेंटेशन ओवरऑल अच्छा बन जाएगा।
सो फॉर दिस वी नीड टू नो ग्रामर। और देखो ग्रामर खाली हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो ग्रामर ऐसे तो समझ आएगी नहीं, अगर हम उसके बेस को जान जाएंगे तो फिर ज्यादा हम अच्छे से जान पाएंगे कि हमको कैसा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करना है, उसमें क्या कैसा है, किसकी जगह कहाँ है, तो उससे हमारे सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। सो दिस इज वाई यू नीड ग्रामर, दिस इज वाई यू आर डूइंग ग्रामर इन योर सिलेबस। ठीक है, विद दीज वर्ड्स आई बिड यू गुड बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।